हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। चलिए, एपी का जो चैप्टर चल रहा था आपने उसके सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे जो अभी तक कराए गए हैं। आज हम एग्जांपल नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 6 में दे रखा है एक लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं 5, 11, 17 और 23। उसके अंदर आपके पास 301 एक टर्म है। 301 एक टर्म है, ये देखना है क्या 301 एक टर्म है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे क्या ये एक एपी है। तो हमने इसको एपी देखने के लिए निकाला a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3। इसका मतलब सभी का डिफरेंस यानी कि 6 आ रहा है और एक कॉमन डिफरेंस है। तो दिस इज एन एपी और एपी का जनरल फॉर्म होता है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। an यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है 301। 301 जो है वो एपी की टर्म है इस क्वेश्चन के हिसाब से। अब ये देखना है क्या ये किसी पोजीशन पे होगा या नहीं होगा। तो यानी कि n गायब है। n गायब है, इसका मतलब 301। तो 301 आपके पास एक टर्म दे रखी है जिसकी पोजीशन देखनी है क्या वो किसी पोजीशन में एस्टेब्लिश हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो हमने इस फार्मूले में a प्लस n माइनस 1d में टर्म की वैल्यू रख दी है और इससे फाइनली हमारे पास 6n और ये फाइनली 151/3 n की वैल्यू आ गई 151/3। मगर क्या कोई टर्म की पोजीशन फ्रैक्शन में हो सकती है? तो ये नहीं हो सकती, बट इट शुड बी आप पॉजिटिव, यानी कि किसी भी चीज की पोजीशन जो होती है वो एक पॉजिटिव इंटीजर के रूप में हो सकती है 1, 2, 3, 4। तो 151/3 यानी कि कोई फ्रैक्शन वैल्यू किसी की पोजीशन नहीं हो सकती। तो 301 इस एपी का पार्ट नहीं है। 301 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन एपी। करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। क्वेश्चन ने बोला हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। तो देखते हैं जी क्या करना है। यानी कि 2 डिजिट नंबर हैं जो डिविजिबल बाय 3 होते हैं। तो अगर हम स्टार्टिंग से लें, बिगिनर्स अगर हमारे पास 3 की अगर टेबल पढ़े 3, 6, 9, 12, यानी कि फर्स्ट 2 डिजिट नंबर 12 होगा, यानी कि लिस्ट ऑफ नंबर्स दैट इज डिविजिबल बाय 3, लिस्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3, वो क्या होगा 12, 15, 18, 21, यानी कि 3 का टेबल तब तक चलता रहेगा जब तक 100 ना आ जाए। तो लास्ट फिगर होती है 99, क्या वो डिविजिबल बाय 3 होती है? हाँ जी होती है। तो यानी कि इस एपी की जो टर्म होगी, क्योंकि एपी है इसलिए क्योंकि इसके बीच का डिफरेंस 3 है, इस एपी की जो लास्ट टर्म होगी वो 99 होगी, क्योंकि 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिविजिबल होता है वो 99 हो सकता है। तो यस, a2 माइनस a1 अगर हम निकाल लेते हैं जो बन रहा है 3, या a3 माइनस a2 अगर हम निकाल लेते हैं जो भी 3 बन रहा है, सो इट इज एन एपी। तो यहां पर जो एपी तो हमने निकाल लिया है। तो आपके पास सारे नंबर की लिस्ट निकालने, हाउ मेनी है, तो इसका मतलब कितने नंबर ऑफ डिजिट्स 2 डिजिट नंबर्स 3 से डिविजिबल होंगे बिटवीन 0 to 100। तो अब देखते हैं कि नंबर्स यानी कि n गायब है। अगर आपको यहां पर समझ में आता है कि लास्ट टर्म क्या है 99, तो यहां पर जो an है उसकी पोजीशन देखते हैं कि उसकी पोजीशन कितनी है। 99 हमारे पास an है, गिवन है क्वेश्चन में, और a की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 12 और d हमारे पास है 3। तो जनरल फॉर्म ऑफ एपी an इक्वल्स टू a प्लस
n-1 d होता है, an की वैल्यू 99 है, a की जो वैल्यू है वो है 12 प्लस n-1 दैट इज n-1 ही रहेगा क्योंकि n की वैल्यू पता नहीं है, और d की वैल्यू क्वेश्चन में 3 है। तो 99 इक्वल्स टू 12 प्लस 3n माइनस 3 दैट इज 99 इक्वल्स टू 3 माइनस कर देंगे तो आएगा 9 प्लस 3n, 99 माइनस 9 इक्वल्स टू 3n, 90 इक्वल्स टू 3 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू n। करेक्ट। तो ये नंबर आ गए जी, 3 से डिवाइड करें तो 30 इक्वल्स टू n, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स इन गिवन एपी इक्वल्स टू 30। क्या बात समझ में आ गई है? हाँ सर समझ में आ गई है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 8। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टुवर्ड द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द 11th टर्म। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अगर आप चेक करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर से करें। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टुवर्ड द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। आपके पास एपी गिवन है एक, और 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, यानी कि -62 से काउंट करें तो 11th टर्म क्या होगी। तो इसके लिए आपको दो तरीके से हम कर सकते हैं, हम एक ही तरीका दिखाते हैं। पहले तो आपके पास अगर गिवन टर्म है, गिवन एपी है 10 7 4 62 -62, इस तरह की टर्म दिखाई दे रही है। इसका मतलब d की वैल्यू क्या होगी, d इक्वल्स टू 7 - 10 दैट इज -3, और 4 - 7 इक्वल्स टू -3, तो d इक्वल्स टू -3। सबसे पहली बात यहां पर ये आई है। अगर मैं इसको काउंट करता हूं बिगिनिंग से, मगर मैं लास्ट से काउंट करूंगा तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 3 आएगी, यानी कि इसकी रिवर्स एंट्री कर सकता हूं कि मैं इसको पहले इधर से 4 7 10, यानी कि लास्ट में 10 आएगा। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, रीराइट एपी फ्रॉम लास्ट -62 -59 -56 and so on, that is 4 7 10। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर समझ में आ रही है, क्योंकि यहां पर लगातार नंबर बढ़ते चले जाएंगे और इस एपी में लगातार नंबर माइनस हो रहे थे, तो ये लगातार नंबर बढ़ रहे हैं। तो अगर मैं इस एपी को रीराइट कर दूं फ्रॉम लास्ट, लास्ट वाले को बिगनिंग में ले आऊं, तो इस तरह से ये नंबर बन जाएगा। तो अब क्वेश्चन में 11th टर्म फ्रॉम दिस, यानी कि इसके हिसाब से ए जो हुआ वो हुआ -62 और डी हुआ -59 -62 दैट इज 3। तो डी की वैल्यू आ गई 3। अब 11th पोजीशन पे कौन सी टर्म होगी, 11th पोजीशन पे कौन सी टर्म होगी ये पूछा गया है। तो हमें पता है जनरल फॉर्म ऑफ एपी जो होता है an इक्वल्स टू a प्लस n-1 d होता है। an की वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन है? हाँ सर गिवन है क्या? हाँ जी बिल्कुल गिवन है, जो 10 है, लास्ट की टर्म है इसमें 10। a की वैल्यू क्या है सर? a की वैल्यू यहां पर -62 प्लस में n इज व्हाट, नंबर ही निकालना है इसके अंदर, फाइंड द
11th टर्म निकालनी है आपने। करेक्ट, 11th टर्म की वैल्यू है, तो 11th टर्म निकालिए -1। क्वेश्चन में और क्या गिवन है, n इक्वल्स टू 11th टर्म। तो हम इसको डायरेक्ट ही निकाल लेते हैं। क्वेश्चन में n भी गिवन है, तो यानी कि an यानी कि A11 निकालना है 11th टर्म। a की वैल्यू -62, n की वैल्यू 11 - 1, d की वैल्यू है 3। तो A11 11 टर्म है -62 प्लस b बीच में a प्लस 30, 10 मल्टीप्लाई, दैट इज 11 टर्म इक्वल्स टू -32। क्या ये बात समझ में आ गई है? तो ये आंसर है 11th टर्म। इसको दोबारा से देख लेते हैं, क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में एपी दे रखी है, ये क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि फ्रॉम द लास्ट 11th टर्म निकालिए। तो अगर हम इसको इस तरह से बिगनिंग में देखते हैं तो डी की वैल्यू -3 है, और अगर इसको हम एपी को रीराइट कर देते हैं फ्रॉम द लास्ट, तो इसका मतलब एपी इस तरह से दिखाई देगी। क्योंकि यहां पर लगातार नंबर कम होते जा रहे हैं, तो यहां पर भी लगातार नंबर बढ़ते जाएंगे। तो -62, -59, -56 एंड सो ऑन। इसका मतलब डी की वैल्यू यहाँ पर 3 है, ए की वैल्यू -62 है, और एन की वैल्यू 11 है। 11 टर्म निकालनी है। इसका फार्मूला हमने लगा दिया, जो जनरल फॉर्म ऑफ एपी होता है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस n - 1 डी के अंदर ये फार्मूला हमने लगा दिया। क्या बात ठीक है, समझ में आ गई होगी? एग्जाम्पल नंबर 9 की बात भी कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9 हमको कहता है a sum of rupees 1000 is invested at 8% simple interest per year. A sum of rupees 1000 invested at 8% simple interest. Calculate the interest at the end of each year. हर साल के आखिर में इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, अगर सिंपल इंटरेस्ट से निकाला जा रहा है 1000 इन्वेस्ट करके, और जिस पे इंटरेस्ट रेट है 8%. Do these interest form an AP? If so, find the interest at the end of 30 years making use of fact. Find the interest at the end of 30 years making use of this fact. तो अगर हम बात करते हैं कि अगर हम हर साल इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, और वो भी सिंपल इंटरेस्ट, तो क्या ये एक एपी फॉर्म करेगा? करेगा। अगर करता है तो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 इयर्स, यानी कि एपी की 30th टर्म पता करनी है आपको। क्या बात समझ में आ गई है? हाँ सर, समझ में आ गई है। तो फटाफट से इसकी पहले एपी को चेक कर लेते हैं, क्या इसमें क्या एपी बन पाएगी। तो हमारे को क्वेश्चन ने बोला है कि आप 1000 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं, तो इंटरेस्ट कितना हुआ? सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एक साल बाद, फर्स्ट ईयर आफ्टर फर्स्ट ईयर, यानी कि 1000 मल्टीप्लाई बाय 8% मल्टीप्लाई बाय एक साल का है, तो टाइम टेन्योर 1/1 ही है, बस 1 नहीं आएगा, टेन्योर हो गया 1, यानी कि अमाउंट हो गया 80 रुपीज। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 2 इयर्स की बात करें, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पहले समझा देता हूं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम इन ईयर्स अपॉन में 100 होता है, इसलिए हमने ऐसा फॉर्मूला लगाया। तो सिंपल इंटरेस्ट अगेन 1000 है, 8% के हिसाब से है, 8% मतलब ये, और टेन्योर है 2 साल, इसका मतलब ये हो गया 160। ऐसे ही अगर हम तीसरे साल का भी निकाल के देखेंगे, आफ्टर 3 इयर्स,
3 साल बाद सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 1000 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 100, जो आ जाता है 240। तो इसी से पता लग रहा है कि लगातार हम सिंपल इंटरेस्ट देखें कि 3 साल में कितना मिलेगा, 4 साल में कितना मिलेगा, तो इंटरेस्ट जो हुआ, इंटरेस्ट पर ईयर के हिसाब से, इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन, वो क्या होगा, उसकी एक एपीसी बन रही है, लग रहा है 80, 160, 240 एंड सो ऑन। ये इन्फिनाइट चलेगा। कितने सालों तक क्वेश्चन ने नहीं बोला है, तो ये लगातार चलेगा। तो क्या हम देखते हैं, क्या ये एपी है? इसके लिए A2 माइनस A1 होगा, जो आ रहा है 160 माइनस 80। A3 माइनस A2 होगा, जो आ रहा है 240 माइनस 160, जिसकी वैल्यू 80 आ रही है, जिसकी वैल्यू 80 आ रही है। ये क्या बन जाता है? D। सिंस D equals to 80, that is constant, so it forms an AP। तो AP बन रही है। अब क्वेश्चन ने बोला कि 30 साल बाद हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो 30th टर्म जो है, 30th टर्म की वैल्यू आपने निकालनी है। 30th टर्म की जो वैल्यू है वो आपके हिसाब से A प्लस n माइनस 1 D आ जाती है। AN की वैल्यू है 30, यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स, 30 साल बाद की बात हो रही है। 30 साल बाद हो गया। A की वैल्यू क्या है? सबसे पहले जो इंटरेस्ट निकला था वो 80 था, और N है 30 साल बाद, D की वैल्यू है 80। तो A30, यानी कि पूरे 30 साल बाद हमारा पास जो सिंपल इंटरेस्ट है, टोटल इंटरेस्ट होगा, वो कितना आएगा जी? 80 प्लस 29 मल्टीप्लाई बाय 80, जो आ जाता है 80 प्लस 0 8 72 7 और 16 और 7 4 23 23 20, यानी इसका टोटल आ गया 2400। यानी कि पूरे 30 साल बाद अगर हम 1000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो 30 साल बाद हमको 2400 रुपए इन्वेस्ट, 2400 रुपए 2400 सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो इंटरेस्ट, सो फाइनली, सो इंटरेस्ट at the end of 30 years, सिंपल इंटरेस्ट लिख देते हैं इसको। सो सिंपल इंटरेस्ट at the end of 30 years will be ₹2400। करेक्ट? तो बस इतनी सी बात इस क्वेश्चन में करनी थी। और अगर आपको इंटरेस्ट से जुड़े हुए सवाल में कोई दिक्कत आ रही है, या आप उससे डरते हैं सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना सीख लें, कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। तो फटाफट से इसको कर लेंगे। आपको पीआरटी जैसे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए सिंपल इंटरेस्ट से जुड़े सवाल में। एग्जाम्पल नंबर 10 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 में है, इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो। एक फ्लावर बेड है, 23 रोज प्लांट्स हैं इन द फर्स्ट रो, 21 इन द सेकेंड रो, 19 इन द थर्ड एंड सो ऑन। यानी कि एक फ्लावर बेड है, इसके अंदर जितने फ्लावर्स लगे हुए हैं फर्स्ट रो में, करीब ऐसे करके 23 फ्लावर्स हैं, और उसके बाद नेक्स्ट रो में 21 फ्लावर्स हैं, उसके बाद नेक्स्ट रो में 19 फ्लावर्स हैं। ऐसे करते 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 लास्ट रो में 5 फ्लावर्स हैं। तो क्या इट फॉर्म्स एन एपी?
देयर आर 5 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो, और लास्ट रो में 5 रोज प्लांट्स हैं। हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड? तो आप ये बताइए, अगर इस तरह से एक पैटर्न बन रहा है तो कितने नंबर ऑफ रोज होंगी? नंबर ऑफ रोज ये पूछ रहा है कितनी होंगी। लास्ट रो में 5 फ्लावर बेड है, तो इसका मतलब जो इसका पैटर्न है वो हम बना लेते हैं 23, 21, 19 एंड 5। इसका मतलब it forms an AP because D equals to A2 minus A1, that is 21 minus 23 minus 2, or D equals to A3 minus A2, that is 19 minus 21, that is minus 2, because D common difference is constant, that is minus 2। ये एपी बना रहा है क्योंकि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो -2 ही है। अब क्वेश्चन ने पूछा कि नंबर ऑफ रोज बताएं, इसका मतलब आपके पास लास्ट में जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में लास्ट टर्म है 5, लास्ट टर्म है 5, यानी कि ए एन गिवन है आपके पास, डी आपके पास -2 आ गया, ए आपके पास क्वेश्चन में है 23। तो बस जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी बना देते हैं, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन है 5, ए की वैल्यू है 23 प्लस एन की वैल्यू पता करनी है नंबर ऑफ रोज ही, डी -2 है, करेक्ट। तो 5 इक्वल्स टू 23 प्लस -2n और प्लस 2। तो ये बन जाता है 5 इक्वल्स टू 25 प्लस 25 माइनस 2n, -2n को उधर ले जाते हैं तो 2n इक्वल्स टू 25 माइनस 5, n इक्वल्स टू 20 अपॉन में 2, दैट इज 10। यानी कि लास्ट में अगर फ्लावर बेड में 5 फ्लावर्स के प्लांट्स लगे हुए हैं तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ रोज 10 होंगी। तो ये एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन से आप देखिए बिल्कुल अलग अलग तरह की जो प्रॉब्लम्स लाइफ में आती हैं, इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे आप आसानी से बता सकते हैं अगर आपके पास थोड़ा सा डेटा अवेलेबल हो तो। देयर आर 10 रोज इन द फ्लावर बेड, राइट। बस इस तरह से आपके सारे एग्जाम्पल खत्म हो जाते हैं। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 5.2 करेंगे, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं, आपको बोला जाता है कि आप ये वाली 5.2 एक्सरसाइज करके दिखाएं। अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम होगी तो हम अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।